अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरा ताल्लुक ज़िला बहावल नगर के नज़दीक वाक़े एक बस्ती से है। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं रोज़गार की खातिर कराची आया था। मेरी तरह हज़ारों नौजवान अपने इलाकों में रोज़गार ना होने की वजह से बड़े शहरों का रुख करते हैं और हर दोहरी मुशक्क़त में पिसते हैं। एक तरफ रोज़गार की मुशक्क़त और दूसरी तरफ अपने घर और घर वालों की दूरी बर्दाश्त करते हैं। कराची आने के बाद मुझे साइट एरिया में वाक़े एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। फैक्ट्री आने जाने में वक्त न लगे ये सोचकर मैंने फैक्ट्री के करीब ही रिहाइश के लिए जगह तलाश करना शुरू कर दी थी। मेरी फैक्ट्री से करीब तरीन रिहायशी इलाका मेट्रोवुल था। इस इलाके के शुरू में कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल ज़्यादातर हमारे जफाकश पठानों की एक गुंजान आबादी थी जो कि आगे बनारस तक फैली हुई थी। यहाँ ज़्यादातर मजदूर तबके के लोग रहते थे। ज़रा आगे बढ़ें और खैबर गेट से दाखिल हों तो आगे मुतवस्सित तबके की आबादी है। मैं जिस वक्त का ये जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त ये जगह इतनी गुंजान आबाद नहीं थी, ना ही ये खैबर गेट बना था। बहरहाल उसी गेट के साथ दाएं जानी पहली गली में मुझे रिहाइश के लिए एक कमरा बमा बाथरूम एक मुनासिब किराए पर मिल गया था। मेरे घर के बराबर में एक फैमिली रहती थी जो कि 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, 2 बेटे और एक उनकी वालिदा। ये एक बड़ा नेक और दियानतदार घराना था। बड़े लड़के का नाम सुफियान और छोटे का नाम नौमान था। नौमान मेरा हम उम्र था, लिहाजा बहुत जल्द मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसकी वालिदा मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। वो बड़ी नेक और खुदा तर्स खातून थी। उन दोनों भाइयों ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था। बड़ा भाई सुफियान किसी अच्छी फर्म में जॉब करता था जबकि नौमान उन दिनों ग्रेजुएशन कर रहा था। नौमान से मेरी दोस्ती हुई तो मैं कभी कभार उनके घर भी जाने लगा। नौमान कभी मेरी तरफ आ जाता था। नौमान की वालिदा, जिन्हें मैं आंटी कहता था, अक्सर मेरे लिए खाना भेज देती थी। यूँ मुझे घर का पका हुआ खाना मुयस्सर आ जाता था जो उस वक्त मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होता था। नौमान का घराना भी मेरी तरह किराए के घर में रह रहा था। सुफियान भाई चाहते थे कि अब अपना घर खरीद लिया जाए। कुछ जमा पूंजी आंटी के पास मौजूद थी और कुछ पैसों का इंतज़ाम सुफियान भाई ने ऑफिस से लोन लेकर कर लिया था। वो सस्ता ज़माना था, मकान की कीमतें अभी आसमान पर नहीं पहुंची थी। सुफियान भाई ने स्टेट एजेंट को कह रखा था कि अगर उसको कोई बजट के मुताबिक कोई घर मिले तो उन्हें बता दे। स्टेट एजेंट ने हफ्ते भर में ही उनके लिए घर ढूंढ लिया था। ये घर हमारी गली में वाक़ था। हमारी गली काफ़ी तवील थी और आगे जाकर ये एक छोटे से कब्रिस्तान से जा मिलती थी। वो घर नौमान की फैमिली के लिए बजट के मुताबिक और अच्छा बना हुआ था, मगर कबाहत ये थी कि वो कब्रिस्तान के सामने वाक़ था। मैं उस शाम नौमान के घर गया तो आंटी ने बताया कि घर बहुत अच्छा बना हुआ है। वो और नौमान आज ही मकान देखकर आए थे। 3 कमरों पर मुश्तमिल ये मकान उनकी फैमिली के लिए काफ़ी था। एक फाजिल कमरा मकान की छत पर भी बना हुआ था। आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर हमने वो मकान ख़रीद लिया तो ऊपर वाला कमरा तुम ले लेना। मैं भी खुश हो गया था। ठीक है आंटी, जो किराया मैं भी मालिक मकान को देता हूँ वो आपको दे दिया करूँगा। उन्होंने मुझे प्यार भरी डांट पिलाई और कहा कि तुम्हारा किराया बचाने के लिए तो तुम्हें ये पेशकश की है। बहरहाल नौमान और आंटी को वो मकान पसंद आ गया था और मकान की चाबी नौमान अपने साथ ले आया था। बस अब सुफियान भी मकान देख ले तो फिर ख़रीदने की बात की जाए। इतने में सुफियान भाई भी आ गए। उन्होंने मकान की चाबी ये कहकर नौमान से ले ली कि आज तो वो बहुत थके हुए हैं, कल शाम वो दफ्तर से वापसी पर मकान देखते हुए आएंगे। ये दूसरे दिन की बात है। रात के कोई 12 बजे थे। मैं गहरी नींद में था कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने की तेज़ आवाज़ से मेरी नींद टूटी। मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। या अल्लाह खैर, इतनी रात को कौन हो सकता है, क्या औफ़ताद पड़ी है। ये सोचते हुए मैं उठा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने हवास बाख्ता नौमान खड़ा था। वो बेहद घबराया हुआ था। वो जल्दी से बोला, फैसल, जल्दी से मेरे साथ चलो। सुफियान भाई को न जाने क्या हो गया है। वो मकान देखने गए थे और अभी घर पहुंचे हैं। आते ही चिल्लाने लगे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इतना कहकर फिर गिरकर वो बेहोश हो गए। मैंने जल्दी से दरवाजे को ताला लगाया और नौमान के साथ उनके घर आ गया। सुफियान भाई को नौमान ने बरामदे में पड़ी हुई चारपाई पर लिटा दिया था। वो होशो हवास से बेगाना बेसुध पड़े हुए थे।
आंटी शायद अंदर कमरे में सोई हुई थी। हमने उन्हें उस वक्त उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने नौमान को टैक्सी लाने के लिए भेज दिया था और खुद सुफियान भाई को होश में लाने के जतन करने लगा था। मैंने जैसे ही उन्हें छुआ, उनका जिस्म बुखार में तप रहा था। इतनी देर में टैक्सी आ गई थी। हम सुफियान भाई को लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में सुफियान भाई का फौरी तौर पर इलाज शुरू हो गया था। उन्हें दूसरे दिन होश आया था। नौमान ने सुबह आंटी को सुफियान भाई के बारे में बताया था। जब से वो अस्पताल में सुफियान भाई के सरहाने बैठी दुआएं पढ़ पढ़ कर उन पर फूंक रही थी। जवान बेटे की ये हालत देखकर उनके आंसू नहीं रुकते थे। सुफियान भाई को जैसे ही होश आया वो फिर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। उनकी चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर साहब भी आ गए और हमें कमरे से बाहर भेजकर उनका मुआयना करने लगे। बाद में नौमान के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि सुफियान भाई किसी चीज़ से डर गए हैं। जब उनका यह खौफ दूर हो जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे ज़्यादा बातचीत न की जाए। सुफियान भाई अस्पताल में तकरीबन 1 हफ्ते तक एडमिट रहे थे। उस दौरान आंटी और नौमान बहुत परेशान रहे थे। रफ्ता रफ्ता उनकी हालत बेहतर होती चली गई। आंटी ने भी सुख का सांस लिया था। आखिरकार उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गए। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। ऑफिस से उन्हें मेडिकल लीव मिल गई थी। उस शाम मैं नौमान के घर गया था। सुफियान भाई बड़े खुशगवार मूड में खुशगपियों में मसरूफ थे। हम सब ने रात का खाना इकट्ठे खाया था। नमाज के बाद आंटी हम तीनों के लिए चाय बनाकर ले आई थी और खुद सोने के लिए चली गई थी। दूसरे दिन इतवार था, इसलिए मुझे भी घर जाने की जल्दी नहीं थी। हम इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक ही नौमान ने सुफियान भाई से पूछा, भाईजान उस दिन ऐसा क्या वाकया हुआ था जो आप इतने खौफजदा हो गए थे? नौमान ने उनसे डरते डरते सवाल किया था कि कहीं उनकी जहनी कैफियत फिर से न बिगड़ जाए। लेकिन उसके ख्याल के बरक्स सुफियान भाई ने इत्मीनान से चाय पीते हुए कहा, मैं सवाल की तवक्को बहुत पहले कर रहा था। आपकी हालत के पेश नज़र आपसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने जवाब दिया। उन्होंने चाय का खाली कप ट्रे में रखते हुए कहा, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं बिल्कुल डरपोक या बुज़दिल नहीं हूँ, मगर उस रात इतने अजीबोगरीब वाक़यात मेरे साथ पेश आए कि मैं टूट कर रह गया। हुआ यूँ कि उस दिन मुझे ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। उस मकान पर पहुँचते पहुँचते मुझे रात के 8 बज गए थे। चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी। मैंने टार्च अपने साथ रखी हुई थी और सोचा कि मकान का सरसरी जायजा लेकर जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। अम्मी और नौमान ने तो मकान पसंद कर ही लिया था। नौमान ने मुझे बताया था कि इस मकान का मालिक बराबर वाले घर में ही रहता है। मैंने सोचा था मकान का जायजा लेकर मैं वापस जाते हुए उनसे भी मिल लूँगा, लेकिन भाई मालिक मकान के बराबर तो। नौमान ने उनकी बात काटी, मुझे पूरा वाकया सुनाने दो फिर बताना। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, मैं उस मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक मजबूत ताला लगा हुआ था। जैसे ही मैंने ताला खोला तो मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैं अंदर दाखिल हुआ। वहां इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने टार्च जलाई और उसकी रोशनी में अतराफ का जायजा लिया तो देखा कि दरो दीवार और फर्श मिट्टी से अटे हुए थे। जगह जगह मकड़ियों ने जाले ताने हुए थे। मैं जिस कमरे में उस वक्त खड़ा था वहां दीवार के साथ दाएं तरफ कोने में सिया लकड़ी की बनी हुई अलमारी रखी थी। उस अलमारी पर कुछ नक्शो निगार भी बने हुए थे जो एक अरसा गुजरने की वजह से फीके पड़ गए थे। अलमारी का एक दरवाज़ा खुला हुआ था और उनमें कपड़े रखे हुए नजर आ रहे थे। मैं हैरान था। मेरी इत्तला के मुताबिक ये मकान बिल्कुल खाली था, लेकिन सामान की मौजूदगी यहाँ किसी के रहने का पता दे रही थी। मैं बेहद हैरान हुआ। बज़ाहिर यूँ लगता था जैसे इस कमरे में बरसों से कोई नहीं आया। मैंने टार्च की रोशनी ज़रा घुमाई तो एक सिमत में लकड़ी का दरवाज़ा नजर आया जो शायद दूसरे कमरे में खुलता था। हर शय पर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ भी एक कोने में वैसी ही लकड़ी की अलमारी और कमरे के वस्त में भारी मेज़ रखी हुई थी जिसके गिर्द कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। मैंने टार्च की रोशनी ज़रा ऊपर घुमाई तो बुरी तरह उछल पड़ा। मुझे महसूस हुआ था कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। चंद लम्हों तक मैं साकित होकर रह गया था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने करीब जाकर टार्च की रोशनी में बगौर कुर्सियों का जायजा लिया तो वो खाली पड़ी थी और उन पर मिट्टी जमी हुई थी जैसे बरसों से उन्हें किसी ने हाथ भी न लगाया हो। मैंने उस इंसानी हेवले को अपना वहम समझा। उस कमरे का माहौल चकरा देने वाला था। मेरी जगह कोई और होता तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा होता। यहाँ की कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। कमरे की हालत बता रही थी कि बरसों से यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा है। मकान का मालिक उसे बेचना चाहता था। खरीदारी से आकर देखते होंगे क्या इतने अरसे में
मकान मालिक का भी यहाँ नहीं आना हुआ? इस किस्म के बहुत से सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, मगर मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। हालात जो भी थे मेरी समझ से बालातर थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो गया था। मैंने फैसला किया कि अब इस घर को पूरा देखूंगा। कम से कम इतना तो पता चल जाता कि मकान खाली है या इसमें कोई रह रहा है, और ये सामान किसका है। मैं दबे कदमों अंदर की जानिब बढ़ा। काश मुझे मालूम होता कि ये जगह आसेब ज़दा है और यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो मैं यहाँ कभी कदम भी नहीं रखता। लेकिन होने वाली बात होकर रहती है, किसी को मालूम नहीं होता कि आइंदा क्या पेश आने वाला है। अंदरूनी दरवाज़ा बंद नहीं था। मैंने खोलने के लिए जैसे ही उस पर हाथ रखा, वो भारी दरवाज़ा चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुलता चला गया, जैसे मेरे हाथ लगाने का ही मुंतजिर हो। जैसे ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा, मैं घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। खौफ की सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई थी, लेकिन चंद ही मिनट में मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया। अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मैं अंदर दाखिल हो गया। वो दरवाज़ा एक राहदारी में खुलता था। मैं वो मुख्तसर राहदारी अबूर करने लगा। राहदारी ख़त्म हुई तो मैंने खुद को बरामदे में खड़ा पाया। बरामदे में दाएं हाथ पर लकड़ी का एक जीना ऊपर की तरफ जा रहा था। जीने के साथ एक कमरा था। राहदारी और कमरों में हशरातुल अर्ज़ ने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर टार्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। मेरे दिमाग पर खौफ तारी था और अब उसमें मज़ीद इजाफा हो गया था। जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, खौफ की लहरें मेरी रगों पै में सरायत करती जा रही थी। अजीब वीरान इमारत थी। उसके दरो दीवार से खौफ और दहशत की लहरें निकल रही थी। मैं हैरान था, अम्मी और नौमान ने इस घर में क्या देखा था जो वो इस कदर तारीफ़ें कर रहे थे। भाईजान, हमने जो मकान देखा था वो हरगिज़ ऐसा नहीं था। नौमान झट बोला। सुफियान भाई, आप आगे सुनाएं, फिर क्या हुआ? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में उन्हें टोका। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, जीने के करीब जो कमरा बना हुआ था उसका दरवाज़ा बंद था। एक बार तो दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस पुरस्रार मकान से दूर भाग जाऊं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को संभाला और तसल्ली दी कि तुम एक बहादुर और दलेर इंसान हो। तुमने हालात से कभी नहीं डरना और भागना सीखा। हकीकत तो यह है कि इस सोच ने मेरे दिल को बहुत ढारस दी और मुझ में एक नया जोश पैदा कर दिया। मैंने सोच लिया कि पूरे मकान का जायजा लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा। ये सोचकर मैं एक नए हौसले से आगे बढ़ा। मैं अब तक ये नहीं समझा था कि ये जगह आसिफ ज़दा है। दरअसल मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूँ। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था कि अचानक मुझे जैसे पीछे की जानिब से मुझे कोई देख रहा है। मैं एक लम्हे के लिए बदहवास हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ वीरानी के सिवा कुछ न था। मगर मुझे न जाने क्यों यकीन सा हो गया था कि कोई ऐसी नादीदा हस्ती यहाँ थी जो मेरा जायजा ले रही थी। मेरी छठी हिस्स किसी नादीदा खतरे का ऐलान कर रही थी। मैंने एक बार फिर अतराफ का जायजा लिया। पूरी इमारत पर आसाब शिकन सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक एक हौलनाक चीख मकान में गूंजी। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। चीख की आवाज़ ऊपर किसी कमरे से बुलंद हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ सिसकियों में तब्दील हो गई। यह आवाज़ किसी औरत की थी। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि मुझे फ़ौरन यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए मैं मुड़ा ही था कि एक ख्याल मेरे जहन में कूंदा कि हो सकता है मकान खाली देखकर कोई शैतान फितरत इंसान अपने मज़मूम मकासिद की तकमील के लिए यहाँ आया हो। मैं हैरान था कि चीख की आवाज़ खासी बुलंद थी। आसपास रहने वालों को वो चीख सुनाई क्यों नहीं दी थी? रात के सन्नाटे में तो उस चीख की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई होगी। फिर आखिर कोई यहाँ क्यों नहीं आया था? बहरहाल सबब कुछ भी हो, मैं इतना बुज़दिल और कमज़ोर भी नहीं था कि एक मजलूम लड़की की मदद भी ना कर सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि चीख की आवाज़ दोबारा गूंजी। मैं आगे बढ़ने लगा। मेरा रुख जीने की जानिब था, जहाँ से सिसकियों की आवाज़ें अब भी आ रही थी। मैं निहायत चौकन्ने अंदाज में सीढ़ियाँ तय कर रहा था। मुझे हर पल ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं मेरी मौजूदगी से वो शख्स वाकिफ ना हो जाए। सीढ़ियाँ तय करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वो आवाज़ें यकबायक बंद हो गईं। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। मैं टार्च रोशन किए कमरे की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैंने खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया था। मैंने बंद दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। मैंने दरवाजे से अंदर झांका तो हैरत का एक और शदीद झटका लगा। वो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे के एक कोने में मसहरी रखी थी और मसहरी के पास एक छोटी सी मेज़ थी। ये भी हैरानकुन बात थी कि इस इमारत में अब तक जितनी भी चीज़ें नज़र आईं वो सब की सब बेहद कदीम थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और एक एक चीज़ का बगौर जायज़ा लेने लगा। इस बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया
کہ کمرے میں صدیوں کی گرد جمع تھی۔ فرش پر بھی مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اوپر نیچے در و دیوار پر مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں صدیوں سے کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ میز پر ایک پیتل کا چھوٹا سا دیا بھی رکھا ہوا تھا اور اس پر مٹی بھی جمی ہوئی تھی۔ چیخ اور سسکیوں کی آواز مجھے اسی سمت سے آئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اگر کوئی یہاں آیا تھا تو اس کے قدموں کے نشان تو ہونے چاہیے تھے۔ حیرت سے میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور میرا ذہن بے شمار خیالات کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ اگر کوئی یہاں نہیں آیا تھا تو پھر وہ چیخوں کی آوازیں کہاں سے آئی تھی؟ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے مجھے گھور رہا ہے۔ میں ایک دم پیچھے گھوما، لیکن کمرے میں ہولناک ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے جو ہی دروازے کی سمت دیکھا تو اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لکڑی کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کی بھیانک آواز کے ساتھ آپ ہی آپ بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے جسم کا خون جیسے خشک ہو گیا تھا جب دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا۔ پھر مجھے اچانک جیسے ہوش آ گیا۔ میں بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو، لیکن میں دروازے کو خود بخود بند ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اب تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ آسیب کا خیال آتے ہی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ بچپن میں سنی ہوئی جن بھوتوں اور بدروحوں کی بیسیوں کہانیاں مجھے یاد آ گئی اور بے اختیار میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ مجھے تنہا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن کس طرح؟ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو اس عمارت کے عقب میں کھلتی تھی۔ میں بے اختیار کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں باہر سے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ باہر کچھ لوگ گلی میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں مدد کے لیے پکارا، مگر کسی نے میری آواز پر توجہ نہیں دی۔ چیختے چیختے میرا گلا سوکھ گیا تھا اور حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا فاصلہ نیچے سے کوئی 30 فٹ تھا۔ یہاں سے نیچے بغیر کسی مدد کے اترنا ناممکن تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ لوگوں کو نہ میں دکھائی دے رہا ہوں اور نہ انہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں وہاں بے بس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اچانک میری نظر فرش پر پڑی اور میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ منظر تھا ہی اتنا انوکھا اور حیرت انگیز۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر فرش کی مٹی پر پراسرار انسانی قدموں کے نشان بنتے چلے جا رہے تھے، یوں جیسے کوئی نادیدہ ہستی فرش پر چل رہی ہو۔ مجھے وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے تک پہنچے۔ اچانک دروازہ کھلا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے کھولا ہو، اور وہ نشانات باہر نکلتے چلے گئے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور میں اپنے ہی زور سے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ پہلے جب لوگ آسیب یا بدروحوں کی باتیں کیا کرتے تھے تو میں ان پر ہنسا کرتا تھا، لیکن اب جب کہ خود میرا ان سے واسطہ پڑا تھا تو پتہ چلا تھا کہ آسیب کیا چیز ہوتے ہیں۔ آج کی رات جو مجھ پر گزر رہی تھی اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ بھوک، پیاس اور خوف و دہشت نے میرے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنے آباد علاقے میں یہ جادو نگری موجود تھی، لیکن آس پاس کے رہنے والے اس سے ناواقف تھے۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سے میں چونکا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ میں بے اختیار بھاگتا ہوا زینے تک پہنچا تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے جیسے معطل ہو گئے۔ زینے کی درمیانی سیڑھیوں پر ایک خونخوار سیاہ بلّا کھڑا میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک اس بلے کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے ہزاروں بار انسانوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مگر کسی خونخوار بلے کو مسکراتے آج میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس بلے کی مسکراہٹ اتنی حیرت انگیز اور خوفناک تھی کہ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں پتھر کا بت بنا اسے گھورے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کھڑے ہوئے مجھے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اچانک بلّا خوفناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا تو جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ میں واپسی اسی کمرے کی طرف بھاگا۔ خونخوار بلے کا پنجہ میری ٹانگ پر پڑا تھا اور میری پینٹ کا پائچہ لے اڑا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ میں دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ وہ بلّا بند دروازے پر پنجے مار رہا تھا اور میں اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ میری قوت مدافعت کمزور ہوتی جا رہی تھی
उस वक्त मौत ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मैं उस दहशतनाक सूरत हाल का मुकाबला ज़्यादा देर नहीं कर सकता था। बिल्ले के पंजे मारने की आवाज़ अब बंद हो गई थी और मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। मैं तेज़ी से मेज़ की तरफ गया और पीतल का वो दिया उठा लिया कि अब मेरा बिल्ले से सामना हुआ तो उसके सर पर दे मारूंगा। मैं दोबारा खिड़की तक गया और हिज़यानी अंदाज में मदद के लिए चीखने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। यहाँ तक पहुंचकर सुफियान भाई रुके। जज्बात से उनकी आवाज़ लर्ज रही थी। मैं और नौमान हैरतज़दा उनकी आप बीती सुन रहे थे। सुफियान भाई की आंखें सुर्ख हो रही थी और उनके तनफ्फुस की रफ्तार तेज़ हो गई थी। उन्होंने पानी मांगा। नौमान पानी की बोतल और गिलास ले आया तो 2-3 गिलास पीकर उनकी हालत कुछ एतदाल पर आई। चंद लम्हे खामोश रहकर फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मैं इंसानों से तो मुकाबला कर सकता था, मगर माफूकुल फितरत हस्तियों से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं थी। उस आसेबज़दा मकान में मेरा एक एक पल मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मुसीबत के ऐसे लम्हात में हर इंसान को खुदा ही याद आता है। खुद गर्ज इंसान को जब कोई फिक्र और परेशानी नहीं होती तो वह भूल कर भी खुदा को याद नहीं करता, मगर जब बुरा वक्त आता है तो खुदा को याद करता है। यही उस वक्त मेरा भी हाल था। मैं निहायत खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगा और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उससे मेरी वहशत में नुमाया कमी आई और दिल को ढारस हुई। उसी वक्त एक 30-35 साल शख्स कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम काफ़ी देर से आवाज़ें दे रहे थे। उसने अंदर आते ही मुझे तसल्ली दी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। यहाँ पर अजीबोगरीब हालात हैं, न जाने मैं कितने घंटों से यहाँ भटक रहा हूँ। आप इत्मीनान से बैठें, ये पानी पिएं। उसने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास मुझे थमाया और कहा, अपनी हालत देखें, खौफ से आपका क्या हाल हो गया है। वो तो अच्छा हुआ बैरूनी दरवाज़ा खुला देखकर और आपकी आवाज़ें सुनकर मैं अंदर आ गया। मैं यहाँ नज़दीक ही रहता हूँ। हम उसी मसहरी पर बैठे बातें कर रहे थे। आपको किसने यहाँ आने का मशवरा दिया था? हमारा ये मकान खरीदने का इरादा था। ये जगह कैसे बेची जा सकती है? ये तो एक आसेबी आमाजगा है। आप ये सब कैसे जानते हैं? मेरा खौफ अब काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। मैं बहुत अरसे से यहाँ रह रहा हूँ और इस जगह के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? मेरी तजस्सुस की हिस्स फिर बेदार हो गई थी। इस जगह बदरूहों का कब्जा है। हुआ यूं कि इस मकान में एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बीवी और 4 साल बेटे के साथ रहता था। इस इलाके में उसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी। उसने ये मकान बड़े अरमानों से ख़रीदा था, मगर उसे यहाँ रहना और बसना नसीब नहीं हुआ। उसकी बीवी को सामने वाक़े कब्रिस्तान से बड़ा खौफ आता था। शौहर तो दिन में ड्यूटी पर चला जाता था और वो और उसका 4 साल बेटा पूरा दिन तन्हा रहते थे। उसे यह मकान शुरू से ही पसंद नहीं आया था। वो बज़िद थी कि इसे बेचकर कहीं और शिफ्ट हुआ जाए। इंस्पेक्टर उसे बारहा समझा चुका था कि मकान बेचना और दूसरा मकान खरीदना इतनी जल्दी नामुमकिन है, मगर वो बड़ी जज्बाती और ज़िद्दी औरत थी। आए दिन उन मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता था। एक दिन सुबह सुबह उन दोनों में बहस व तकरार शुरू हो गई। तकरार ने कुछ ही देर में झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली। इंस्पेक्टर रियाज को अचानक गुस्सा आ गया और उसने एक हाथ अपनी बीवी को जड़ दिया और खुद ड्यूटी पर चला गया। उसके जाने के बाद वो कुछ देर तक तो रोती रही, फिर जज्बात और गुस्से में अंधी हो गई। उसने अपने 4 साल मासूम बेटे को गला दबाकर मार डाला और खुद को इसी कमरे में, जहां हम अभी बैठे हुए हैं, छत के पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली। उधर इंस्पेक्टर रियाज का काम में दिल नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेकली और बेचैनी उस पर सवार थी। वो सुबह अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर निकल तो आया था, मगर वो अपनी बीवी की हद से बढ़ी हुई जज्बातियत से डरता था। उसने जल्दी छुट्टी ली और घर आ गया। घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला देखकर उसका माथा ठनका। घर में दाखिल होकर उसने अपनी बीवी और बच्चे को आवाज़ें दी और उन्हें तलाश करने लगा, लेकिन वहाँ कोई जिंदा होता तो जवाब देता। उसने सीढ़ियों पर पड़ी हुई अपने बच्चे की लाश और उसके कमरे में पंखे से लटकती हुई अपनी बीवी की लाश देखी तो वो तड़प कर रह गया। ये सब देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो नीचे उतरा, कमरे में गया और अपनी सरकारी पिस्तौल से खुद को ख़त्म कर लिया। यूं बैक वक्त उस दिन यहाँ से 3 जनाजे उठे थे। कहते हैं कि जो लोग इस तरह गैर तबई अंदाज में मरते हैं, उनकी रूहें इस दुनिया में भटकती रहती हैं और वो एक अजाब में मुब्तला रहते हैं। ये वाक़यात सुनाकर वो शख्स खामोश हो गया। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों पेश आया था? हालांकि ये एक आबाद इलाका था। हो सकता है कि उन रूहों ने दूसरों को भी ये सब बताने की कोशिश की हो और वो खौफजदा हो गए हों, या उन्होंने सुना ही ना हो। आप एक निडर और दलेर इंसान हैं, हाफिज़ कुरान हैं। आप उन रूहों के लिए मग़फ़रत की दुआ करें।
जैसे ही उस शख्स ने ये जुमले अदा किए, मैं बुरी तरह चौंक गया। उसे कैसे पता था कि मैं हाफिज कुरान हूँ? मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। अचानक वो खड़ा हो गया और कहा, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। मैं जैसे किसी शहर में आया हुआ था। मैं उसके पीछे पीछे जीना उतरने लगा। पीतल का दिया अभी तक मेरे हाथ में दबा हुआ था। बरामदे में पहुंचकर वो रुक गया। मकान का बैरूनी दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैं तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने लम्हे भर के लिए पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखते ही मेरे मुंह से हिज़यानी चीखें बुलंद होने लगी। मैं रुके बगैर मुसलसल भाग रहा था। उस वक्त मुझे अपने जिस्म से आग निकलती महसूस हो रही थी। यूं महसूस हो रहा था कि वो बदरूहें मेरे पीछे भाग रही हों। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर भागता रहा और किन रास्तों से गुजरकर घर पहुंचा। उस वक्त मेरी हालत बहुत अबतर थी। मेरे हवास गुम थे। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया तो नौमान ने दरवाज़ा खोला। नौमान मेरी हालत देखकर परेशान हो गया था और उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मेरा जहन जैसे तारीकियों में डूबता चला जा रहा था और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था, जहाँ तमाम वक्त डॉक्टर मुझे ये यकीन दिलाते रहे कि वो सब मेरा वहम था और इंसानी जहन की कारस्तानी थी। मैंने भी उसे भुलाने की सरतोड़ कोशिश की। किसी हद तक कामयाब भी हो गया था। अस्पताल से छुट्टी के बाद मैं घर पहुंचा तो दूसरे दिन अम्मी ने मेरी वो पैंट जो मैंने उस वाक़ये के रोज़ पहनी हुई थी दिखाते हुए पूछा था कि इसका पांचा कैसे फटा था और पैंट की जेब से ये पीतल का दिया भी मिला है। ये ऐसे ठोस सबूत थे जो जाहिर कर रहे थे कि मेरे साथ पेश आने वाले वो वाक़यात हकीकत थे, बल्कि कोई वहम या जहनी इख्तिरा नहीं थे। लेकिन सुफियान भाई, मालिक मकान के घर के बराबर में तो एक खाली प्लाट है। प्लाट के साथ जो मकान है हम उसे खरीदना चाहते थे। नौमान बेचैनी से बोला, ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो कोई खाली क़ताई अराज़ी नहीं है। मालिक मकान के घर के बराबर में वो कदीम मकान मौजूद था। अगर तुम सच कह रहे हो तो कल सुबह हम तीनों वहाँ चलेंगे। मैं एक बार फिर उस जगह को देखना चाहता हूँ, सुफियान भाई ने पुरसोच अंदाज में कहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हम वहाँ पहुँचे तो मालिक मकान के घर से मुल्हिक खाली क़ताई अराज़ी हमारा मुँह चिढ़ा रही थी। जहाँ बकौल सुफियान भाई के वो पुरस्रार मकान उस रात उन्होंने देखा था। बाद में वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के ज़रिए हमें पता चला था कि उस क़ताई अराज़ी पर किसी ज़माने में एक मकान हुआ करता था जो आसेबज़दा मशहूर था। उस मकान का कोई वारिस नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो मकान खंडर की सूरत इख्तियार कर गया था। बाद में आसपास के रहने वाले ईंटें वगैरह भी उठाकर ले गए थे। अब वो क़ताई अराज़ी यानी प्लाट खाली पड़ा था। कुछ अरसे बाद मैं भी कराची को खैरबाद कहकर अपने गांव वापस आ गया था। सुफियान भाई बैरून मुल्क चले गए थे। बाद में उन्होंने अपने भाई और अम्मी को भी अपने पास ही बुला लिया था। काफ़ी अरसा मेरा उनसे राब्ता रहा। फिर रफ्ता रफ्ता हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में खोते चले गए और राब्ता बरकरार न रह सका। लेकिन मुझे यकीन है कि सुफियान भाई जब कभी ये कहानी पढ़ेंगे तो इसकी तस्दीक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस कहानी का एक एक लफ्ज़ सच है और इसका सबूत वो पीतल का दिया है जो सुफियान भाई के पास अब भी महफूज है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।